हेलो एवरीवन, हाजिर हैं हम आज अपने नए वीडियो लेक्चर के साथ। बेटा हम फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं जिसका नाम है चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स। इसमें हम दो वीडियो लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें पहले लेक्चर में हमने WHO की एक्सरसाइज रिकमेंडेशन थी अलग अलग एज ग्रुप्स की, उसके बारे में पढ़ा था। नंबर 2 के अंदर हमने पोस्चरल डिफॉर्मिटीज की थी, जिसमें काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, फ्लैट फुट, नॉकनी और ऐसी कई बीमारियों के बारे में पढ़ा। हम तीसरे वीडियो लेक्चर के अंदर वो सारी चीजें देखेंगे जो एक फीमेल को फेस करनी पड़ती हैं एक स्पोर्ट से कनेक्ट होने के दौरान, जो चीजें उसे रोक रही होती है। चलिए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेरा टॉपिक स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन इंडिया। हम इसमें बेसिकली क्या देखेंगे, हम इसमें देखेंगे विमेन पार्टिसिपेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। यहाँ पे इन 1952, अगर यहाँ पे हम डेटा निकाल के देखें, इन 1952 ओलंपिक गेम्स द फर्स्ट इंडियन विमेन टुक पार्ट। तो इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री में ओलंपिक्स के अंदर हमारी पार्टिसिपेशन लॉन्ग बिफोर स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन पहली बार किसी फीमेल ने ओलंपिक गेम्स में इंडिया की टीम की तरफ से खेला था। कब? इन 1952 ओलंपिक्स। इन 2000 ओलंपिक गेम्स कर्नम मल्लेश्वरी, ये एक वेट लिफ्टर थी, एंड ऑफ कोर्स उस टाइम मैं भी स्कूल के अंदर होता था, तो मेरे लिए भी वो एक प्राउड मूवमेंट था कि कर्नम मल्लेश्वरी नाम की एक वेट लिफ्टर ने पहली इंडियन वुमेन बनी जिसने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता वेट लिफ्टिंग के अंदर। और ये पहला इंस्टेंस था जब किसी फीमेल ने ओलंपिक्स जैसे बड़े मंच पे कोई मेडल जीता था। ओके, तो उसके बाद में क्या है, यहाँ पे एक पजल है जिसमें बेसिकली आपको कुछ स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज और उनके नाम लिखे हुए हैं, इनका मैच द प्रॉब्लम करना है। तो सबसे टॉप पे ये हमारे इंडिया की प्रीमियर बैडमिंटन प्लेयर है, इनका नाम पीवी सिंधु है। नंबर 2, ये इंडिया की प्रेस्टिजियस एंड मोस्ट डेकोरेटेड बॉक्सर है जो नॉर्थ ईस्ट से आती है। द नेम इज मैरी कॉम। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास है द फ्लाइंग क्वीन ऑफ इंडिया, मतलब ये एथलेटिक्स के अंदर बेसिकली ये जो शॉर्ट स्प्रिंट रनिंग होती है उसके अंदर इंडिया का काफी टाइम तक इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। इनका नाम है दैट इज पीटी उषा। उसके बाद में इंडियन टेनिस सेंसेशन सानिया मिर्जा, और लास्ट में आ रही है फिर से बैडमिंटन के अंदर इंडिया की प्रीमियर प्लेयर पीवी सिंधु से पहले जिनका मेन सिक्का चलता था बैडमिंटन के अंदर, द नेम इज साइना नेहवाल। तो प्रोबेबली आप इन सभी को जानते होंगे। तो यहां पे मुद्दे की बात पे आता हूं मैं सीधा। मेरे टॉपिक का नाम क्या है? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट। ऐसी कौन से फैक्टर हैं जो एक फीमेल को स्पोर्ट्स से जुड़ने से रोकेंगे या उनकी पार्टिसिपेशन को घटाएंगे? सबसे पहले फैक्टर है, दे आर फिजिकल फैक्टर, दैट इज लैक ऑफ फिटनेस एंड लैक ऑफ वेलनेस। फीमेल का बॉडी बिल्ड देखे, मसल मास देखे, बोन मिनरल डेंसिटी देखे, अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन देखे, अमाउंट ऑफ ब्लड देखे, इन सभी पैरामीटर्स में मेल बॉडी के मुकाबले उनकी बॉडी स्ट्रक्चरली लेस डेवलप्ड होती है। सैड टू से, बट दैट इज बायोलॉजी, दैट इज प्योर बायोलॉजी, जिसमें फीमेल की बॉडी स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली वीक रह जाती है एज कंपेयर टू मेल्स। मसल मास की भी कमी होती है। दूसरा है फीमेल एथलीट ट्रायड। ये एक यूएस से आई हुई टर्म है। इसमें 3 मेजर हम कल्प्रिट्स देखेंगे, 3 मेजर फैक्टर्स देखेंगे जो कि फीमेल को स्पोर्ट्स कनेक्ट होने से रोकती है। उसके बाद में नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर, यानी इसमें कुछ मेंटल बैरियर्स आएंगे, मतलब सोच की ही कमी रहेगी जिसकी वजह से कोई फीमेल स्पोर्ट्स के साथ कनेक्ट होने से रह जाती है। इसमें सबसे पहला है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये बहुत बड़ा रोल होता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों आता है? क्योंकि बेसिक लेवल से ही वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है, फैमिली से, पीयर ग्रुप से, स्कूल से, कोचेस से। कोई कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए इतना बड़ा एलिमेंट आता ही नहीं है कि वो हाई कॉन्फिडेंस के साथ गेम्स में पार्टिसिपेट करे। बहुत सारे हर्डल्स होते हैं जो एक फीमेल को स्पोर्ट्स कनेक्ट होने से रोकते हैं। दूसरा,
लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्पेक्टेटर। अगर आप किसी मेल स्पोर्ट्स इवेंट और एक फीमेल स्पोर्ट्स इवेंट को कंपेयर करें, वहां पे कितने लोग एज स्पेक्टेटर उस मैच को देखने आते हैं, सैड टू से फीमेल स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स होते हैं उसके अंदर स्पेक्टेटर बिल्डअप बहुत ही कम होता है। इसकी अपनी अपनी वजह है कि बेसिकली उसमें इंटेंसिटी की कमी मान लेते हैं लोग, लोग कह लेते हैं थोड़ी बहुत बोरियत हो जाएगी। ऐसे फैक्टर्स है नहीं, लेकिन लोग ऐसा कंसिडर करते हैं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। अगर फीमेल को लगेगा यार मैं मैच खेलने जाती हूँ, मैं वहां पे जाती हूँ, वहां पे कोई स्पेक्टेटर बिल्डअप नहीं होता, कोई हौसला अफजाई नहीं होती है, तो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है, ये फैक्टर है। ये लिटरली एक फैक्टर रहता है एक फीमेल को स्पोर्ट्स कनेक्ट होने से रोकने के लिए। तीसरा हमारे पास क्या है, लेस नंबर ऑफ फीमेल कोचेस। हाँ बिल्कुल, जनरली फैमिलीज अगर पहली बात तो किसी फीमेल को स्पोर्ट्स के अंदर जाना ही नहीं देना चाहती। अगर वो जाने देना चाहती है, वो प्रेफर करती है कि जो कोच है, क्योंकि आजकल मोलेस्टेशन के केसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो फैमिलीज की ये टेंडेंसी होती है कि अगर हमारी बेटी कहीं पे जाके खेलेगी, कोचेस के साथ ट्रेवल करेगी, 4-5 दिनों के लिए वो बाहर है किसी गेम के लिए गई हुई है, तो प्रेफरेबली मेंटालिटी है इंडियन फैमिलीज की कि साथ में जो कोच हो वो भी सेम जेंडर यानी कि एक फीमेल ही हो। लेकिन फीमेल कोचेस का काउंट बहुत कम होता है। जनरली इसे एज अ प्रोफेशन, इसे एज अ करियर परस्यू जनरली फीमेल्स नहीं करती हैं। लैक ऑफ फीमेल कोचेस की वजह से भी फीमेल्स जनरली स्पोर्ट्स कनेक्ट होने से बचती है। अगला है हमारे पास लेस मीडिया कवरेज, यानी कि बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं ड्यूरिंग ब्रेक्स, और उन्हें लगता है कि टीवी पे जितना मास एक मेल स्पोर्ट खींच सकती है उतना एक फीमेल स्पोर्ट नहीं खींच सकता है। तो इस वजह से वो ब्रॉडकास्टिंग, या हम कहें कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वगैरह देने में हिचकिचाते हैं, जिस वजह से क्या है, मीडिया कवरेज कम होता है, फेम कम होता है, तो फीमेल को लगता है कि ट्रेडिशनल जॉब्स के अंदर जाया जाए, स्पोर्ट्स वगैरह में ज्यादा हमारे लिए कुछ नहीं है। अगला नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनल सेफ्टी। यार ये बहुत बड़ा फैक्टर है। क्यों? क्योंकि एक फीमेल को खेलने के दौरान बॉडी शेमिंग फेस करना पड़ता है, कपड़ों पे कमेंटिंग होती है, मोलेस्टेशन के चांसेस होते हैं, रूड कमेंट फेस करने पड़ते हैं, ये सब चीजें एक फीमेल को फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट थिंग इज लेस एजुकेशन ऑफ वुमेन। आज भी इंडिया के एक बड़े तबके के अंदर यही सोचा जाता है कि ये स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर फीमेल का कुछ नहीं बनता है। ओके, और ये एक बहुत बड़ा धड़ा है लोगों का जो ये सोचता है कि अगर फीमेल इस तरीके से स्पोर्ट्स वगैरह खेलेंगी तो इससे उनमें रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज में कमी आ जाएगी, यानी उन्हें कुछ ऐसी डाइट पे रहना पड़ेगा, उन्हें स्टेरॉइड्स पे रहना पड़ेगा, दवाइयां वगैरह खानी पड़ेंगी जिससे रिप्रोडक्टिव साइकिल्स अफेक्ट होंगे, ऐसा मानते हैं लोग। तो जनरली लोग अपनी बहू बेटियों को ऐसी गेम्स में भेजना ज्यादा अच्छा नहीं समझते हैं। ओके, देन हमारे पास फैक्टर कौन से हैं? दे आर सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें पहला है लैक ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है, वेल नोन। लैक ऑफ टाइम फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, घरेलू काम वगैरह इतना होता है, पढ़ाई भी है, अगर मैरिज हो चुकी है तो परिवार को संभालना है, रिश्तेदारी में आना जाना है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रोजाना के घर के कोर्स होते हैं, उन्हीं के अंदर ही इतना टाइम कंज्यूम हो जाता है कि फीमेल को स्पोर्ट्स के लिए टाइम बचाना मुश्किल हो जाता है। देन मेल डोमिनेटेड कल्चर इन द स्पोर्ट्स, हाँ ये तो ठीक है, पहले भी डिस्कस हो गया, ज्यादा तवज्जो मेल स्पोर्ट्स को दी जाती है, इसी वजह से फीमेल जनरली कनेक्ट करना पसंद ही नहीं करती है। एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स वुमेन इन द स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, आप पॉइंट रिपीट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्पेशल कंसिडरेशन मेनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है? देखिए, फीमेल के अंदर 11, 12, 13 साल की उम्र के करीब पहले बार उसके अंदर बॉडी में रिप्रोडक्टिव हार्मोन स्टार्ट होते हैं। जब वो हार्मोन स्टार्ट होते हैं तो एक फीमेल में सेक्सुअल मैच्योरिटी आना शुरू होती है। दैट मींस उसका यूट्रस तैयार हो रहा है फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी, उसकी ओवरीज में से नए एग रिलीज हो रहे हैं, हर मंथ के अंदर एक एग रिलीज हो रहा है, और इस दौरान हार्मोनल बिल्डअप जो है वो फ्लक्चुएट करता है। 11-12 साल की उम्र में पहले बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल आया क्योंकि पहले बार रिप्रोडक्टिव हार्मोन आया था। उसके बाद में वो हार्मोन अनस्टेबल रहता है अगले
5 से 6 साल तक, और उस एज को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज एज ऑफ एडोलेसेंस। 18 साल की उम्र में आते आते ये हार्मोन स्टेबल होना शुरू होता है और हम मान लेते हैं कि फीमेल सेक्सुअली मैच्योर हो चुकी है। और ये जो मंथली साइकिल आते हैं, रेपिटेटिव हार्मोन अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, इससे बॉडी में चेंजेस आते हैं हर महीने। यानी कुछ दिनों के लिए ब्लीडिंग होती है, कुछ दिनों के लिए यूट्रस रिपेयर होता है, ये सारा साइकिल बार बार रिपीट होता है, इसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। तो ये 11-12 साल की उम्र जब पहले बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगा, उस पहले साइकिल को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, दैट इज मेनार्क। उसे नाम दिया जाता है मेनार्क। आगे वो हर महीने एक एग रिलीज होता रहेगा, साइकिल बार बार रिपीट करता रहेगा। 40 से 45 साल की उम्र तक आते आते या तो एग्स खत्म हो जाएंगे या हार्मोन खत्म हो जाएगा और साइकिल आने बंद हो जाएंगे। इस साइकिल आने बंद होने को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मेनोपॉज। तो यहां पे वही सब कुछ बताया हुआ है, क्या, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस, यानी कि 12 से 18 साल की वो उम्र जब फीमेल के अंदर फिजिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और जिस दौरान वो सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड एज द एज ऑफ एडोलेसेंस। इस दौरान वो जो ऑनसेट है सेक्सुअल मैच्योरिटी का, ऑनसेट मतलब मैच्योरिटी आनी शुरू हुई है, पहले बार साइकिल आया, उसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। इस दौरान आने वाले पहले मेंस्ट्रुएशन को हम मेनार्क कहेंगे। ओके, नेक्स्ट, मेनार्क के साथ साथ हम देख रहे हैं मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इस डिसफंक्शन के अंदर बेसिकली यही बताया जाता है कि 12 साल की उम्र तक ये आ जाना चाहिए। अगर ये 15-16 साल की उम्र या 18 साल तक की उम्र तक भी ना आए तो उसे एमेनोरिया कहा जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कुछ भी एबनॉर्मेलिटी आ रही है उसे एमेनोरिया कहा जाएगा। एमेनोरिया दो तरह का, द प्राइमरी वन एंड द सेकेंडरी वन। इस प्राइमरी एमेनोरिया में क्या है, फीमेल को प्यूबर्टी क्रॉस कर चुकी है, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 16 साल, 18 साल उम्र बीतती जा रही है, लेकिन उसे पहले साइकिल नहीं आए, तो इसे प्राइमरी एमेनोरिया कहा जाएगा। चलिए मान लेते हैं 11-12 साल की उम्र में उसके साइकिल आने स्टार्ट हो गए ड्यू टू एनी रीजन। वो स्ट्रेस फैक्टर हो सकता है, दवाइयां हो सकती हैं, एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, कोई बीमारी हो सकती है। किसी फीमेल में लगातार 3 महीने तक साइकिल आएगी, उसे पहले आ रहे थे, 2 साल से, 4 साल से, 10 साल से रेगुलर आ रहे थे, बीच में पता नहीं क्या हुआ, किसी फैक्टर की वजह से वो साइकिल आने बंद हो गए और 3 महीने तक वो गैप चलता रहा, तो उसे सेकेंडरी एमेनोरिया कहा जाएगा। क्लियर दैट? चलिए, इस पेज के अंदर स्पेसिफिकली क्या बताया हुआ है कि जब प्यूबर्टी आती है उसके बाद में फीमेल की बॉडी के अंदर क्या बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। इसे मेल के साथ कंपेयर किया है, मैं सिर्फ फीमेल का बता रहा हूं, आपके सामने चार्ट आप देख सकते हैं। गर्ल्स की हाइट और वेट इंक्रीज होगा, उनकी बॉडी में फैट डेपोजिशन शुरू होगी, उनके हिप एरिया और ब्रेस्ट एरिया के अंदर फैट डेपोजिशन बढ़ेगी, वो एरिया ब्रॉड होने शुरू हो जाएंगे। आर्मपिट एरिया और प्यूबिक एरिया के ऊपर हेयरी ग्रोथ आना शुरू होती है और वॉइस की जो पिच होती है वो हाई हो जाती है, यानी आवाज ज्यादा तीखी हो जाएगी। ओके, आगे देखते हैं। ये मेंस्ट्रुएशन के बारे में इन्होंने बता दिया। इन्होंने बताया इस साइकिल के अंदर 3 से 5 दिनों तक, जब साइकिल नया आता है, पहले 3 से 5 दिनों तक लगातार ब्लीडिंग होती है। इस दौरान यूट्रस की वॉल ब्रेक करती है और उससे हैवी ब्लड फ्लो, म्यूकस वगैरह बाहर जाता है, और इस दौरान अनफर्टिलाइज्ड एग, यानी वो एग जिसे स्पर्म नहीं मिला, वो भी मर के बाहर निकल रहा होगा। ओके, इन्होंने मेनोपॉज के बारे में बता दिया, हम पहले ही देख चुके हैं। मेनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। मेनार्क मतलब पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल, डिसफंक्शन मतलब हम एमेनोरिया की बात कर रहे हैं। ओके, तो जनरली मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन में कब मान, देखिए नॉर्मल रेंज ये कहती है क्या कि साइकिल होता है स्टैंडर्ड 28 दिनों का, और अगर मैं एक रेंज के थ्रू मान के चलूं तो 21 से 35 दिनों तक भी उसे नॉर्मली मान के चलिए। लेकिन अगर साइकिल 35 दिनों से लंबा चल रहा है या 21 दिनों से भी छोटा है तो आप उसे डिसफंक्शन मान लेना।
इसके अलावा डायरेक्टली एमेनोरिया को देखा जाए तो एमेनोरिया के अंदर स्पेसिफिकली क्या होगा वो मैं तुम्हें ट्रायड के अंदर पढ़ा दूंगा। चलिए ट्रायड के अंदर उसे पढ़ लेंगे। अभी मैं क्या देख रहा हूं, कॉजेस ऑफ एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। जरूरत से ज्यादा वजन होना तो भी ये डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। स्ट्रेस फैक्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डाइटरी डिसऑर्डर, खाने पीने का सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है। कोई बीमारी आ गई थी जिस वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिले हो रहे हैं, वर्केबल है। सडन जैसे पीसीओएस वगैरह होता है। देन सडन चेंज इन एक्सरसाइज शेड्यूल, इससे भी हो जाता है। कई बार ज्यादा ट्रेवल करने की वजह से भी साइकिल चेंज होते हैं, प्रोलॉन्ग सिटिंग्स की वजह से। अदर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि आपने मेडिसिन वगैरह ऐसी ले रखी हैं जिस वजह से साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है। मैं किसी मेडिसिन का अच्छा एग्जांपल दूं, सपोज कोई फीमेल बर्थ कंट्रोल पिल्स पे है तो भी ये थोड़ा शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, मेनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन के अलावा एक फीमेल एथलीट ट्रायड का टॉपिक देखते हैं। ये ट्रायड का टॉपिक आपको क्या बताता है? स्पोर्ट्स लाइक जूडो, बॉक्सिंग, रेसलिंग एंड ताइक्वांडो, इनमें बॉडी पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है बॉडी को शेप में, एक पर्टिकुलर वेट कैटेगरी में रखने के लिए। ऐसे में कुछ और एक्टिविटीज देखिए लाइक रनिंग, साइकिलिंग एंड क्रॉस कंट्री, इनमें भी एथलीट्स की बॉडी पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है और उन पे बैलेंस डाइट लेने का बहुत तगड़ा प्रेशर होता है। और इस दौरान फीमेल की हेल्थ रिस्क पे चली जाती है और उसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज होती है जिसका नाम क्या है? फीमेल एथलीट ट्रायल। इसे सबसे पहले अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ने 1992 में यूज किया था। इसके 3 मेंबर हैं। पहला, डिसऑर्डर्ड ईटिंग। डिसऑर्डर्ड ईटिंग के बाद दूसरा है एमेनोरिया, तीसरा है ऑस्टियोपोरोसिस। इन तीनों का मतलब क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या है? हड्डियों में कमजोरी आना। देखिए, बोन्स 2 चीजों से मिलकर बनी है, एक तो होते हैं फाइबर और एक होता है कैल्शियम। अब फाइबर्स रह जाते हैं, कैल्शियम निकल जाता है क्योंकि ब्लड को कैल्शियम की जरूरत ज्यादा होती है। मान लीजिए आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी थी, आपकी डाइट में कैल्शियम की कमी थी, ब्लड तो मांगेगा, उसे तो हर सेकंड कैल्शियम चाहिए। तो उसके पास ऑप्शन क्या बचता है? वो आपकी हड्डियों में से कैल्शियम निकाल लेता है जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती है। इस बीमारी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसमें बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है और आप उस मिनरल का नाम जानते हैं, दैट इज कैल्शियम। आगे सेकंड थिंग इज एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब क्या है? 18 साल क्रॉस हो गए, अभी भी साइकिल नहीं आ रहे हैं तो वो प्राइमरी एमेनोरिया। और साइकिल्स आ रहे थे, बीच में गैप लग गया 3 महीने से ज्यादा का, दैट इज सेकेंडरी एमेनोरिया। उसके बाद में क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर, यानी कि इतना डर लगना कि कहीं मेरा वजन ना बढ़ जाए और आप सीरियसली अंडरवेट चले जाते हैं, या आपका वजन अच्छा खासा है, आप नॉर्मल वजन की कैटेगरी में फिर भी आप डर रहे हैं कहीं मेरा वजन ना बढ़ जाए। एक तो बहुत कमजोर बंदा डर रहा है कि मेरा वजन ना बढ़ जाए, एक नॉर्मल वेट वाला बंदा खाने पीने की आदतें बिगाड़े बैठा है कि कहीं उसका वजन ना बढ़ जाए। तो ये 2 तरह की ईटिंग डिसऑर्डर है, बुलिमियाज वगैरह है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। ओके, तो एमेनोरिया के 2 टाइप बना दिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, हम इन्हें डिस्कस कर चुके हैं। चलिए ईटिंग डिसऑर्डर पे आते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर 2 तरीके के हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। मैंने अभी बताया एनोरेक्सिया नर्वोसा का मतलब है पेशेंट का वजन नॉर्मल रेंज से बहुत नीचे चल रहा है, वो एक्सेसिवली थिन है। ऐसा जनरली ये जो फैशन शो की मॉडल्स होती हैं, एक्ट्रेसेस जो वगैरह होती हैं, इन पे बहुत प्रेशर होता है पतले दिखने का, तो ये सीरियसली अंडरवेट चली जाती है और इनमें रिलेंटलेस परस्यूट होती है, लगातार ये इनके अंदर होड़ मची होती है कि और पतला होना है। ऐसे में बॉडी इमेज को ध्यान में रखते हुए और वेट गेन का फियर दिमाग में लेते हुए खाने पीने की आदतें बिगाड़ ली जाती है। अब ये 2 तरीके की है, बिंज ईटिंग एंड पर्जिंग टाइप एंड रिस्ट्रिक्टिंग टाइप। बिंज ईटिंग एंड पर्जिंग टाइप का मतलब क्या है? पहले तो खा लेती है, बाद में डर लगता है कहीं वजन ना बढ़ जाए तो इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करती है। दूसरा है रिस्ट्रिक्टिंग टाइप, इसमें खाती ही नहीं है। फिर उसके बाद में आता है बुलिमिया नर्वोसा, इसमें वेट नॉर्मल होता है पर डर लगता रहता है कि खाने से कहीं वजन ना बढ़ जाए, तो ऐसे में ईटिंग डिसऑर्डर आता है। इसमें भी 2 टाइप है। क्या? नॉर्मल वेट वाले बंदे ने खा पी के क्या किया? वॉमिट कर दिया, इंड्यूस वॉमिट किया, तब वो पर्जिंग टाइप हो जाता है। नॉन पर्जिंग टाइप के अंदर क्या है? खा पी के
इतनी एक्सरसाइज करता है पेशेंट, उसे लगता है कि मैं कैलोरीज बर्न करके अपने आप को कर दूंगा। अब इसमें ईटिंग एपिसोड्स काफी अच्छे होते हैं, इसमें खाने को अवॉइड नहीं किया जा रहा, इसे पता है कि मैं खाने के बिना नहीं रह सकता, तो या तो खा पी के वो उसे वॉमिट आउट करेगा इंड्यूस तरीके से, या फिर खाने पीने के बाद वो मेजर्स लेगा, लाइक एक्सरसाइज कर लिया, भागते दौड़ते रहे, शरीर पे एक्सेसिव बर्डन डाल दिया ओवर वर्क करने का, जिससे हार्ट फेल वगैरह के चांसेस बनते हैं, दैट इज नॉन पर्जिंग टाइम। तो यहाँ पे अगले पेज के अंदर हमने इन दोनों को कंपेयर किया है, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। मैंने जो बताना था आपको ऑलरेडी बता दिया। अब यहाँ पे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके आप वीडियो को पॉज करके इस पेज को ढंग से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे वही सब है जो मैंने अभी डिस्कस किया। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है बेटा। चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से मिलते हैं हम तीसरे चैप्टर पे। आज के लिए फिलहाल इतना ही था। थैंक यू सो मच।